इंतज़ार कर लेते हैं लोगों का थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही रहेगा। अभी तो ज्वाइन करेंगे लोग तब तो अभी कुछ मित्रों को आने देते हैं। तो कुछ मित्रों को आने देते हैं। तो मेरी समझ से मीनाक्षी ने नमस्कार, रिभा जी नमस्कार। थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं क्योंकि मित्रों को आने में थोड़ा देर विलम्ब हो सकता है। तो ये जो कोरोना का समय है और इसमें लॉकडाउन, ये है एक मुश्किल समय ज़रूर है, लेकिन कोई विकल्प भी नहीं है। सीमा जी नमस्कार, अनीस नमस्कार, नमस्कार भाई, उषा जी नमस्कार, बाबूलाल मेघवाल जी नमस्कार सर, कुसुम जी नमस्कार। आवाज़ मिल रही है आप सभी लोगों को ना? सुमन जी नमस्कार, रिभा जी नमस्कार, अरविंद भाई नमस्ते, खुश रहो। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में सभी लोगों से इस लाइव के ज़रिए मुलाकात हो जा रही है। नहीं तो ऐसे समय में ज़्यादातर लोग ऑफिस में और दूसरे कार्यों में बिजी रहते हैं अपने कार्यस्थलों पर, तो संभव नहीं हो पाता। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मित्र आ रहे हैं। दीपक जी नमस्कार, डॉक्टर साहब धनबाद में क्या हाल चाल हैं? पूनम जी नमस्ते, अनिल जी नमस्कार, हीरालाल जी नमस्कार, स्वागत मित्र। आशीष गोल्ड स्मिथ, कैमरा साफ नहीं है क्या? कुछ रोशनी कम है? भाई हिचकेश सुलभ जी भैया नमस्ते। तो मैं कह ये रहा था कि जब ये कोरोना का जो ये चल रहा है और इसमें जो लॉकडाउन है, मेरे साथ गंगा जी नमस्कार, ऋचा जी नमस्कार, हरीश भाई नमस्ते, कैसे हैं? तो मैं ये कह रहा था कि जो ये लॉकडाउन है, तो बाहर लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकलना है, लेकिन मेरे साथ एक डॉक्टर साहब नमस्कार, विनय जी नमस्कार, जय हो। तो हुआ ये कि मेरे साथ तो मेरे घर में भी लॉकडाउन चल रहा है और मुझे घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग क्या कहें, बल्कि कहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है। तो मैं तो बाहर भी लॉकडाउन और घर में भी लॉकडाउन के ज़रिए गुजर रहा हूँ। बहुत सारे मित्र आ गए हैं, मैं समझता हूँ कि आशुतोष जी नमस्कार। तो राजकमल प्रकाशन समूह के इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मेरी ज़्यादातर पुस्तकें राजकमल प्रकाशित हैं और ये जो मेरा पहला उपन्यास है अशोक राजपथ, ये भी राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। कैलाश भाई नमस्कार, कैलाश वानखेड़े जी नमस्कार। मिलेंगे मित्र, मिलेंगे कहीं किसी मोड़ पे ज़रूर मिलेंगे। आपको मैं पढ़ता रहा हूँ, मेरे प्रिय कथाकार में से हैं आप। तो मैं ये कह रहा था कि ये उपन्यास, मैं अशोक राजपथ को शुरू करने से पहले उसके कुछ अंश का मैं पाठ करूं। अरविंद भाई नमस्कार, सुधाकर जी नमस्कार, सुधाकर रवि जी नमस्कार। तो इस उपन्यास के कुछ हिस्से मैं आपको सुनाऊं, इससे पहले मैं इस कथा की एक उपकथा बताना चाहूँगा। जो लोग पटना के भूगोल से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके लिए जानना दिलचस्प होगा और कथा में प्रवेश के लिए भी आसानी होगी। सतीश नूतन जी नमस्कार, कमलेश जी नमस्कार, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को यहाँ मिलके। फाकिर फाकिर फाकिर
शुक्रिया, थैंक यू, स्वागत। रामदेव जी नमस्कार। नमस्कार भाई, आप भी फंसे हुए हैं बनारस में। रवि खंडेलवाल जी नमस्कार। धुंध सी है, एक एक धुंध सी है, आना और जाना है, सरकार सर क्या है, कुछ ऐसा एक गाना है। अमृता जी नमस्कार। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो अशोक राजपथ है, ये पटना की राजधानी का एक बहुत ही प्रमुख मार्ग है, एक प्रमुख सड़क है अशोक राजपथ। इसकी बनावट बहुत दिलचस्प है और ये बनावट ही मुझे तो आकर्षित करता रहा है। और तब अरसे से मेरे दिमाग में यही था कि जब मैं उपन्यास लिखूंगा इस पृष्ठभूमि पर तो उसका शीर्षक अशोक राजपथ होगा। अशोक राजपथ पटना की एक ऐसी सड़क है जो नए पटने और पुराना पटना को जोड़ती है। पुराना पटना जिसका एक अपना ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व है और ख़ास तौर से जो पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो पुराने पटना में ही हैं। तो ये अशोक राजपथ जो पटना का गांधी मैदान है, एक बहुत ही जीवंत स्थल है जहाँ से परिवर्तन के बहुत सारे आह्वान और बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए। ऐतिहासिक गांधी मैदान, जेपी आंदोलन के बारे में आप सभी लोगों को वह जानकारी होगी। तो ये सारा आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। तो ये सड़क वहाँ से लेकर के, गांधी मैदान से लेकर के पटना के पुराने इलाके तक, पटना सिटी तक और उससे आगे भी जाती है। इसी सड़क पर गंगा के किनारे वाले हिस्से में पटना की तमाम शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एकेडमियां हैं, ज्ञान विज्ञान के संस्थान हैं। और दूसरी साइड में, सड़क के दूसरी साइड में, जयप्रकाश जी नमस्कार। तो दूसरी साइड में इन संस्थानों से, इन शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। तो ये मुझे लगता है कि मेरे देखे भाले ये इस देश में एक वाहिद सड़क है जिसके एक छोर पे, एक किनारे पे तमाम शैक्षणिक संस्थान हैं, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी है, पटना के मशहूर जो महाविद्यालय हैं, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे अब एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, पटना लॉ कॉलेज और एक दुनिया में बहुत ही मशहूर, बड़ी, एशिया की सबसे अच्छी लाइब्रेरी में से एक लाइब्रेरी, संतोष दीक्षित डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत। तो वो लाइब्रेरी खुद अबक्स ओरिएंटल लाइब्रेरी, उर्दू एकेडमी, ये तमाम संस्थाएं इस अशोक राज पर स्थित हैं। जाहिर है कि ये सड़क जिसे यहाँ अशोक राजपथ कहा जाता है, इस राजपथ पर तमाम तरह की गतिविधियाँ होती हैं और जहाँ छात्र हैं, जहाँ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ निश्चित तौर पे छात्र गतिविधियाँ होती हैं, ज़्यादा तेज होती हैं, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होते हैं। ये तमाम, उषा दी नमस्ते। तो ये तमाम जो हलचलें होती हैं, तो ये सड़क हमेशा कुछ बड़ी घटनाओं, दुर्घटनाओं, आंदोलनों और परिवर्तनों की गवाह रही है। इरफान भाई नमस्कार, स्वागत, खुश आमदीद। आशा जी नमस्कार। रंजना गुड्डू कैसी हो? हाँ, दरभंगा हाउस भी, जहाँ पीजी की क्लासेज चलती हैं। सही कहा आपने रंजना जी। तो जो पटना से वाकिफ़ हैं, इसके भूगोल से वाकिफ़ हैं। तो इस पूरे उपन्यास का जो कालावधि है और इस पूरे उपन्यास का जो घटनाक्रम है वह अशोक राजपथ पे घटित होता है। अशोक राजपथ में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं और दूसरी तरफ पटना विश्वविद्यालय हैं। तो यहाँ छात्रों के बीच एक बहुत, और आपको याद होगा और अभी भी है कि ये जो कोचिंग संस्थान चलते हैं, कोचिंग ने शिक्षा का बहुत सारा पैरेलल, समांतर शिक्षा का एक बड़ा जो है वो खड़ा किया है, मतलब कह सकते हैं संसार खड़ा कर दिया है।
सोहन जी नमस्कार, सुनील भाई नमस्कार, क्या हाल है कुमाऊं में। तो उस कोचिंग संस्थान ने शिक्षा का भी बहुत नुकसान किया है और कोचिंग संस्थान ने शिक्षकों को भी आकर्षित किया है अतिरिक्त धनोपार्जन के लिए। शैक्षणिक अपने जो संस्थान हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ से उसकी प्राथमिकता छोड़ करके कोचिंग संस्थाओं को ज्वाइन करने का, चलाने का। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के छात्रों ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, वो कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध और शैक्षणिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए। यह वो काल है जब देश में सामाजिक आंदोलन आ चुका था, सामाजिक आंदोलन की हलचलें तेज थीं और सामाजिक राजनीतिक हर स्तर पर परिवर्तन की भूमिका लिखी जा रही थी। और ऐसे समय में यह उपन्यास उस कालखंड को सामने रख करके, छात्रों के संघर्ष को सामने रख करके लिखा हुआ उपन्यास है, जिसका शीर्षक है अशोक राजपथ। मैं समझता हूँ काफ़ी गंगा शरण जी, चित्रा देसाई के बारे में क्या कह रहे हैं आप, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, संदर्भ नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अब शुरू करते हैं उपन्यास का कुछ अंश, उसके बाद शायद आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो बातचीत आगे बढ़ेगी। तो मैं पढ़ता हूँ उपन्यास अशोक राजपथ का एक अंश। दिक्कत ये होती है कि उपन्यास चैप्टर्स में बटे होते हैं, कितनी देर तक और कितने अंश पढ़े जाएं कि सुनने वालों को आनंद आए, बोरियत ना हो, ये बड़ा मुश्किल है कह पाना। कि फिर भी कभी आपको अगर ऐसा लगे कि अब यहाँ रोक दिया जाना चाहिए तो आप मुझे संकेत देंगे, मैं स्वागत करता हूँ। पढ़ रहे हैं दीदी, पढ़ना शुरू कर दिए, लीजिए। जीवकांत ने अशोक राजपथ पर मजमा जमा दिया था। सुबह 9 बजे ही उसने अपने कुछ साथियों के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ के सामने अशोक राजपथ पर कब्जा कर लिया। 1.5-2 दर्जन की संख्या में किसी आक्रमणकारी की तरह आए छात्रों ने आसपास की कई दुकानों से धड़ाधड़ बेंचें खींची और सड़क को घेरना शुरू कर दिया। सबसे पहले महेंद्र की ओर जाने वाली सड़क बंद की गई, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज वाली सड़क और अंत में अशोक राजपथ को घेरा गया। इस प्रकार 100-125 गज की घेरेबंदी वाली खाली जगह इन छात्रों का एक्टिविटी जोन बनी। माथे पर काले रंग की पट्टी बांधे ये छात्र इस घेरेबंदी के मोर्चे पर तैनात हुए और हर राहगीर को हॉकी स्टिक भांज भांज कर डराने धमकाने लगे। डर के मारे जो जहां था वहीं थम गया। देखते देखते एक बड़ा हुजूम अशोक राजपथ पर इकट्ठा हो गया। कोई भी बाहरी उस घेरेबंदी में घुसने या लांघने की कोशिश करता तो बड़ी तेजी से हल्ला उठता और एक साथ कई छात्र उसे घेर कर उसकी वह ठुकाई करते कि देखने वालों की रूह कांप जाती। हालांकि फुटपाथ के इर्द गिर्द जमे लोग सहमे हुए जरूर थे, लेकिन आगे क्या होता है कि जिज्ञासा भी कम न थी। लिहाजा वे जिज्ञासु दर्शक की तरह सांसें रोके खड़े थे। इस दौरान जब कई राहगीर पिटने ठूंकने लगे तो दर्शकों का भय धीरे धीरे तिरोहित होता हुआ हंसी ठहाके में तब्दील हो गया। इस हंसी ठिठोली के बीच ही अचानक एक साइकिल वाला कंधे पर साइकिल उठाए घेराबंदी पार हो जाने की कोशिश करने लगा तो कुछ छात्रों ने उसे गर्दन से दबोच कर उसे साइकिल समेत उठा बैठा करने का हुक्म जारी कर दिया। वह निरीह कंधे पर साइकिल टांगे जब बैठता तो उस साइकिल के चक्के सड़क से टकराते और पूरी साइकिल उसकी देह से, हैंडल सिर से तो पैडल घुटनों से। इस प्रक्रिया में वह बेतरह दर से करा उठता। छात्र उसे बिलबिलाते देख एक आध हाथ भी जड़ देते। उसकी इस पीड़ादायी स्थिति से उपजा हास्य तमाशबीनों के लिए अच्छा खासा टाइम पास हो गया था। टाइम को पास करना इसलिए भी ज़रूरी था कि दिवाकर जी और रमेश जी अभी नहीं पहुंचे थे। माइक वाला भी पहुंचने में विलम्ब कर रहा था। वैसे भानु बता रहा था कि रमेश जी, दिवाकर जी वगैरह गोप आवाज़ से निकल चुके हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं। हाँ, माइक वाला भी पहुंच ही रहा है। वह घर पर नहीं था, इसलिए उसको खोजने में देरी हुई। इस देरी का लाभ यह हुआ कि जीवकांत को अपना जलवा दिखाने का पूरा मौका मिल गया। उसने एक्टिविटी जोन के बीचों बीच एक बेंच पर खड़ा होकर नेतृत्व संभाल लिया और वहीं से मारो पकड़ो से लेकर आक्रामक नारे लगाने शुरू कर दिए।
इस क्रम में उसने कुछ मौलिक नारे भी गढ़े, जैसे मार पटकनिया दे चटकनिया, लाठी डंडा हूर दे जो मिले थूर दे। जीवकांत दुबला पतला बमुश्किल 22-23 साल का छात्र है। गोरा रंग, निकलता कद, अगर सलीके से कपड़ा पहनता तो कुछ मिलाकर सुंदर भी लगता, लेकिन वह पोशाक के प्रति निहायत लापरवाह है। मुड़ी तुड़ी पैंट पर ढीली ढाली पूरे बाजू की कमीज इस तरह पहनता मानो पहनना मजबूरी हो। कमीज तो हमेशा पैंट के बाहर ही रखता है। कहने वाले कहते हैं कि इससे उसे पिस्तौल छिपाने में आसानी होती है। हालांकि किसी ने आज तक उसके हाथ में पिस्तौल देखी नहीं, लेकिन आम धारणा यही है कि वह हर वक्त पिस्तौल से लैस रहता है। दरअसल जीवकांत जितना आक्रामक और तेवर तुर्शी से भरा रहता है, उससे लोगों की इस धारणा को बल मिलना स्वाभाविक भी है। उसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वह बाद में चलाता है, हाथ पैर और जुबान पहले चलाता है। वह इन तीनों अवयवों का इस्तेमाल एक साथ करने में पारंगत है और लोगों ने अक्सर उसकी इस कला का सार्वजनिक प्रदर्शन देखा है। इस वक्त भी वह अपनी इस कला का भरपूर प्रदर्शन कर रहा था। वह कभी बेंच से उतरकर किसी राहगीर की ऐसी तैसी करने लगता और कभी बेंच पर चढ़कर पुरजोर नारेबाजी। एक तरह से जीवकांत ने इस पूरे मजमे पर कब्जा कर लिया था और उसके तमाम साथी उसका साथ देते हुए न सिर्फ उसका हौसला बढ़ा रहे थे, बल्कि अशोक राजपथ पर चौंधिश कायम हो चुकी अपनी दहशत का लुत्फ भी उठा रहे थे। सम्राट अशोक की वैभवशाली स्मृति से जुड़ी यह सड़क अशोक राजपथ महान मगध साम्राज्य की गुमशुदा किंवदंतियों के पते ठिकानों पर पहुंचाने का दावा करती पटना के पुराने इलाके पटना सिटी तक जाती है। लेकिन यह आज भी वाकई राजपथ है तो इसलिए कि जब यह पूरब से चलकर अपने पश्चिमी छोर कारगिल गोलंबर पर खुलती है तो सत्ता साम्राज्य को जाने वाली तो दिशाओं के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। सरपट भागते लोग किसी नई दुनिया की खोज पर जाते दिखते हैं, लेकिन इस अशोक राजपथ को पार करना आसान नहीं है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अशोक राजपथ पर एक छोर से दूसरे छोर तक इतना बड़ा जन सैलाब होता है कि इसमें कब किसकी जान सांसत में पड़ जाए खुदा भी नहीं जानता। इस वक्त भी यह जन सैलाब बुरी तरह हलकान है। धूल, धुआं, शोर शराबे और पसीने की टप टप बहती धार में ऊब चूब हर कोई बगलें झांक रहा है। निजात की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। शॉर्टकट के सारे रास्ते ठसाठस ठप हो चुके हैं। बहुतों की ठसक ढीली पड़ चुकी है। बहुत सारे अपनी गाड़ियों के इंजन बंद कर चुके हैं, जबकि बहुत सारे इस असमंजस में हैं कि इंजन बंद करें कि ना करें। जिनकी गाड़ियों के इंजन बंद नहीं हैं वे हॉर्न बजा बजा कर अपनी खींच जता रहे हैं, लेकिन दिलचस्प यह कि उनकी इस हरकत से दूसरे कहीं ज़्यादा खींच रहे हैं। खींचने की और भी कई वजहें हैं। मसलन कोई इसलिए खींच रहा है कि अभी अभी सड़क पर जो 1 फुट की जगह खाली हुई थी बगल से आई एक साइकिल ने छींक ली है, लिहाजा वह 1 फुट आगे बढ़ने से रह गया। कोई इसलिए खींच रहा है कि दाईं ओर से कोई सड़क छोड़ने को तैयार नहीं तो बाईं ओर से भीड़ कैसे आगे खिसकेगी। जाहिर है आमने सामने एक दूसरे से नाक सटाए सवारियां एक दूसरे को कोसते हुए बेबसी में बेचारी बनी हुई हैं। खींच इस बात पर भी आ रही है कि अशोक राजपथ की बनावट इतनी पेचीदा है कि यहाँ लगे जाम से निकलना किसी चक्रव्यूह को बेधने के पराक्रम से कम नहीं। इसीलिए अशोक राजपथ से गुजरने वालों की रूह हमेशा कांपती रहती है और वे अपने तमाम इष्ट देवों को याद करते हुए जितनी जल्दी हो इसे पार कर जाने की हड़बड़ी में रहते हैं। यह हड़बड़ी भी अक्सर जाम की एक बड़ी वजह है। बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, ठेला और पैदल सब के सब एक दूसरे से आगे निकल जाने की ऐसी होड़ और हड़बड़ी में होते हैं कि कोई किसी को जगह देने को तैयार नहीं। ऊपर से तुर्रा यह कि इस लंबी सड़क पर कोई डिवाइडर नहीं है। शुक्रिया सीमा जी। यानी खुला खेल फर्रुखाबाद, दाएं बाएं आड़े तिरछे जैसे जो चाहे इस सड़क का इस्तेमाल करने को स्वतंत्र। फिलहाल सामने से आ रही किसी सवारी को इसलिए रुकना पड़ सकता है कि इधर वाला अपनी मर्जी भर सड़क को घेरे हुए है। यह हटेगा नहीं तो वह बढ़ेगा नहीं, वह बढ़ेगा नहीं तो उसके पीछे वाला भी रुका रहेगा। फिर तो पालक झपकते एक दूसरे के पीछे इतने और इतने प्रकार के वाहन आ जुड़ेंगे कि बस यही लगेगा हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जी विनय जी, आप तो इस क्षेत्र में रह चुके हैं, छात्र जीवन आपका यहीं से गुजरा है। अशोक राजपथ के इस हिस्से का भूगोल भी कम दिलचस्प नहीं। कुनकुन सिंह लेन, रमना रोड, एनी बेसेंट रोड,
खजांची रोड, मखनिया कुआं रोड, गोविंद मित्रा रोड, सब्जी बाग रोड से लेकर गांधी मैदान से पहले बाकरगंज और मुरादाबाद गली तक, मुरादपुर गली तक, इसके विपरीत गली तक जैसे तमाम उपमार्ग बाईं ओर हैं और उनके मुहाने अशोक राजपथ पर खुलते हैं। इसके विपरीत अशोक राजपथ के दाईं ओर इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ से लेकर गांधी मैदान तक इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस कॉलेज, सीनेट हॉल, यूनिवर्सिटी मुख्यालय, दरभंगा हाउस, पटना कॉलेज, उर्दू एकेडमी, खुदाबख्श लाइब्रेरी, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, सिविल कोर्ट, बीएन कॉलेज आदि के बड़े बड़े भवन स्थित हैं। इस तरह अशोक राजपथ इस शहर का एक और इकलौता ऐसा मार्ग है जिसके एक किनारे पर शिक्षा, ज्ञान, चिकित्सा और न्याय के केंद्र स्थापित हैं, तो दूसरे किनारे पर स्टेशनरी, किताबों, कोचिंग, दवाओं और दलालों की पूरी दुनिया आबाद है। ऐसे में जाम अशोक राजपथ की नियति है। मुस्कुरा रहे हैं दीदी, मुस्कुरा रहे हैं। आपका दबाव जो बना हुआ है ना, पता नहीं कैसा पढ़ रहा हूँ। आज भी यह जो जाम है, इसकी वजह की हर कोई अपनी अपनी तरह से कयास लगा रहा है। इतनी लंबी सड़क और एक छोर से दूसरे छोर तक जहाँ तक नजर जाती, इतना विशाल कारवां कि जाम की किसी एक वजह पर आप आम सहमति बनना संभव भी नहीं। सच तो यह है कि गांधी मैदान के सिरे पर जो वजह संभव है, सब्जी बाग में ठीक वही वजह नहीं हो सकती, और पीएमसीएच के गेट के पास तो वजह मुमकिन हो सकती है, वही पटना कॉलेज के पास हो कतई ज़रूरी नहीं। जाहिर है साइंस कॉलेज और महेंद्रू मोहल्ले तक या उससे भी आगे और आगे तक कोई एक वजह नहीं हो सकती। दरअसल गांधी मैदान के सिरे पर जो लोग फंसे पड़े हैं, उनमें से कईयों का अनुमान है कि सब्जी बाग के पहले कॉन्वेंट की बसें फंसी होंगी, लेकिन सब्जी बाग के पास कई लोग यह मान रहे हैं कि पीएमसीएच के पास अशोक राजपथ थोड़ा सकरा हो जाता है, जहां गोविंद मित्रा रोड और मखनिया कुआं की ओर से आते वाहनों की वजह से जाम लग गया होगा, या फिर पटना कॉलेज गेट पर छात्रों ने कोई बखेड़ा किया होगा, लिहाजा आए दिनों की तरह आज भी जाम हो गया है। लेकिन यदि इस तरह कयासों के भरोसे रहा जाए तो जाम की कोई निश्चित वजह नहीं मिल सकती। इससे बेहतर यह होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ से ही वस्तु स्थिति को देखा जाए, क्योंकि इस छोर से देखने पर जाम की असली वजह नजर आ जाती है। अक्सर यह पाया गया है कि अशोक राजपथ पर जब जबरदस्त जाम होता है तो उधर ही कोई न कोई नुक्स होता है। गरज यह है कि आज अभी यह जो जाम है, इसकी वजह जानने के लिए सबसे मुफीद जगह है इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़। यह वह मोड़ है जहां से इंजीनियरिंग कॉलेज का इलाका शुरू हो जाता है। गंगा की ओर उत्तर दिशा में देखें तो दूर से ही कॉलेज की भव्य बिल्डिंग नजर आती है। इस मोड़ से नाक की सीध में चलें तो इंजीनियरिंग कॉलेज से सीधे टकराएंगे, लेकिन बीचों बीच मुड़ी सड़क गोलकपुर होते हुए लॉ कॉलेज और उससे आगे प्रोफेसर्स क्वार्टर तक जाती है। इस तरह यह सड़क अशोक राजपथ से मुड़ती है, इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ कहलाती है। इसी इंजीनियरिंग कॉलेज की जीवंत पीठ पर आज जीवकांत मजमा जमाए हुए है। यह मजमा जब पूरी तरह उसकी गिरफ्त में आ चुका, ठीक तभी माइक वाला एक ठेले पर बैटरी, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर वगैरह लादे फादे महेंद्रू की तरफ वाली घेरेबंदी से पास आकर रुका। उस पर नजर पड़ते ही एक भद्दी सी गाली उछालता जीवकांत उस छोर की ओर दौड़ा और बैरियर के रूप में रखी बेंचों को हटाने का आदेश देते हुए चीखा, मैकुआ, तोरा महेंद्रू से यहाँ आवे में कितना टाइम लगता है रे? मैकुआ माइक वाले का नाम नहीं था, लेकिन वह इसी नाम से जाना जाता है। जीवकांत की गालियों और सवालों के बीच भी पसीना पोंछते हुए मुस्कुराया और घिघियाते स्वर में सफाई दी, ए भैया, देख नहीं रहे हैं कितना तो जाम लगा है, कैसे कैसे पहुंचे हैं हम ही जानते हैं। अच्छा चल। जीवकांत ने घेरे के अंदर ठेले का हैंडल खींचते हुए घुड़की दी, जल्दी से माइक चालू कर। सुधीर भाई नमस्कार। सुधांशु जी नमस्ते। ठेला अंदर दाखिल हुआ। बेंचें फिर बैरियर की तरह सड़क पर लगा दी गईं। जीवकांत ठेले के इर्द गिर्द मंडराता रहा जब तक माइक में सू सू नहीं हुआ। उसकी बेचैनी देखने लायक थी। वह चुटरी की तरफ देखकर बोला, साला माइको एकदम खत्म बुझाता है रे, अगली बार से मोटका को बुलाएंगे भैया। चुटरी ने जीवकांत की आपत्ति पर सहमति के साथ सुझाव भी दिया। कारे मैकुआ, कितना देर में तोरा बाजा बजेगा? जीवकांत गुस्से में मैकुआ के करीब लपका। मैकुआ ने सिर उठाकर माइक्रोफोन में मुंह सटाया और टेस्टिंग के लिए हेलो हेलो बोलना शुरू किया। अशोक राजपथ के उस दहशतजदा दृश्य में माइक की आवाज ने जैसे रोमांच भर दिया। जो जहां था वहीं सांसें रोके माइक की महिमा का बेसब्री से इंतजार करने लगा। माइक ने एक लंबी सू 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 की रेंक ली। मैकुआ ने एम्पलीफायर से इसे एडजस्ट किया और माइक्रोफोन जीवकांत को थमा दिया।
माइक्रोफोन हाथ में आते ही जीवकांत के चेहरे पर उत्साह, उमंग और उल्लास के ऐसे भाव आए गोया किसी बच्चे ने बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद मनचाहा खिलौना हासिल किया हो। वह माइक्रोफोन हाथ में लिए ठेले पर चढ़ा और अपनी गहरी चमकती आंखों से दूर दूर तक खड़ी भीड़ का जायजा लिया। उसे लगा कि लोग बाग उसे सुनने को बेताब हैं। उसने भी बगैर एक पल की देरी किए जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। देखते देखते आसमान गूंजने लगा, दिशाएं हहराने लगीं, अशोक राजपथ की धड़कनें तेज हो गईं। नारों की गूंज के बीच ही जीवकांत ने बोलना शुरू किया। भाइयों बहनों, आज हम यहाँ एक बड़े उद्देश्य से जमा हुए हैं। यह उद्देश्य है छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का विरोध, शिक्षा में आ रही गिरावट का विरोध, शिक्षा को व्यापार बना देने वाले शिक्षकों का विरोध, कोचिंग ट्यूशन का धंधा चलाने वालों का विरोध। जीवकांत क्षण भर को रुका। उसने अपनी बात का असर देखने के लिए अपने साथियों को निहारा। अचानक किसी ने ताली बजाई और फिर तालियों का नाद, स्वर यूं एक साथ उठा कि जीवकांत का रोम रोम रोमांच से भर गया। उसने कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से बोलना शुरू किया। भाइयों बहनों, इस बार ठेले के पास खड़े छात्रों में से किसी ने टोका, बहन कहाँ है रे कोई? जीवकांत को यह चुहल अच्छी लगी। वह मन ही मन मजा लेते हुए दूर दूर तक भीड़ का जायजा लेने लगा। सचमुच कहीं कोई लड़की औरत नजर नहीं आई। उसे थोड़ी निराशा हुई, फिर भी उसने हौसले के साथ बात जारी रखी। अभी अभी छात्र एकता मंच के अध्यक्ष रमेश जी और महासचिव दिवाकर जी सहित कई दिग्गज छात्र नेता पधार रहे हैं। आप धैर्य बनाए रखें और छात्र नेताओं के भाषण सुनें और लाभान्वित हों। बात पूरी होते न होते जीवकांत को लगा कि उसने शुरुआत जितनी अच्छी की थी अब वह उतना अच्छा नहीं बोल पा रहा है। आगे क्या बोलना है उसकी समझ भी नहीं आ रहा था। भीतर के खालीपन के साथ ही एक कमतरी का भी एहसास हुआ। यह सब कुछ वह कर रहा है और इस पर असली हक दिवाकर जी और रमेश जी जमा लेंगे। बस अगले ही क्षण उसने माइक्रोफोन को कसकर खींचा और एक शेर जड़ दिया। वक्त आने पर तुझे बता देंगे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हाँ गीता, जरूर जरूर, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा लगा तुम्हारे को देख के। तुम तो इस इलाके से वाकिफ हो। दिल से निकले इस शेर का जोरदार असर हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शोर का सैलाब सा उमड़ पड़ा। आ गए रमेश जी, आ गए दिवाकर जी आ गए। ठेले पर खड़े जीवकांत ने दाईं ओर मुड़कर देखा। इंजीनियरिंग कॉलेज वाली सड़क से दिवाकर जी, रमेश जी, कमलेश, केसर के साथ विद्या, अनीता लपकते चले आ रहे हैं। उनके पीछे गोप आवास और पीजी हॉस्टल के लड़कों की भीड़ थी। सभी जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे थे, हवा में उठते हाथ और गूंजती आवाजें स्पष्ट होती जा रही थी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कॉलेज शिक्षक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ट्यूशन कोचिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा के व्यवसाय बंद करो, बंद करो। अनिल हाथू, नमस्कार। ओ अशोक राजपथ, आपका भी देखा हुआ इलाका है मित्र। झक सफेद कुर्ता पायजामा में सजे धजे रमेश जी और दिवाकर जी के चेहरे पर दूर से ही खुशी चमक रही थी। जीवकांत ने उन दोनों के करीब आते आते महसूस किया कि वह अचानक अप्रासंगिक हो गया है। घेरे में उसे घेर कर खड़े छात्रों का हुजूम इंजीनियरिंग कॉलेज वाली सड़क की ओर उत्तेजना और उत्साह से निहार रहा था। वह हाथ में माइक्रोफोन लिए खुद को अकेला पा रहा था। अशोक राजपथ की घेरेबंदी के बीच अब तक गजब की सनसनी व्याप्त हो चुकी थी। दिवाकर जी, रमेश जी के इस दायरे में दाखिल होते ही नारों का शोर गगन भेदने लगा था। सैकड़ों हाथ एक साथ हवा में उठते और गिरते तो बेताब लहरों का पछाड़ खाने जैसा शोर महसूस होता। यह स्थिति जब थमती नजर नहीं आई तो दिवाकर जी ने हाथ उठाकर अपने साथियों को शांत होने का संकेत दिया। सभी शांत हो गए। धीरे धीरे माहौल में एक बेचैन खामोशी तिर आई, जिसे पुलिस जीप के हॉर्न ने बाधित किया। चंद्रेश्वर जी नमस्कार। हॉर्न ने बाधित किया। जीप गांधी मैदान की ओर से आई थी, जिस पर पीर बहोर थाना लिखा था। जीप बेंचों के बैरियर के पास आकर रुकी और उसमें से धड़ाधड़ कई सिपाही सड़क पर उतर आए। सबके कंधे पर राइफलें टंगी थीं और हाथ में बेत की छड़ियां। सबके चेहरे पर पसीना चुचुहा रहा था। जीप की अगली सीट से इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन उतरा और सड़क के बीचों बीच इत्मीनान से खड़ा हो गया। उसके सिपाही भी गमछे से पसीना पोंछते सुखाते आराम की मुद्रा में आ गए। छात्रों ने पुलिस को देखा तो जैसे उनका जोश उबाल खाने लगा। वे एक बार फिर मुट्ठियां लहराते हुए नारे लगाने लगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
रमेश जी ने बगैर देरी किए माइक्रोफोन हाथ में लेकर अपना भाषण शुरू कर दिया। मेरे नौजवान दोस्तों, आज हम यहाँ यह ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम गरीब नौजवान छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। जो लोग शिक्षा को व्यापार बनाकर लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं, उन्हें हम चेतावनी देते हैं कि यह धंधा बंद कर दें, नहीं तो उन्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इधर कई वर्षों से ट्यूशन कोचिंग का धंधा खूब जोरों पर है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने वाले सारे शिक्षक इस धंधा में शामिल हो गए हैं। माने यह कि दरमाहा यहाँ से ले रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज से और ड्यूटी बजा रहे हैं कोचिंग में। भला बताइए, ऐसे कैसे चलेगा? रमेश जी जब बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। उन्हें बात से बात निकालना खूब आता है। इसी कला की वजह से वह घंटा भर भाषण खींच देते हैं। आज भी वह पूरे मूड में दिख रहे थे, लिहाजा उन्होंने अपना सवाल उछालने के साथ ही जवाब भी जोड़ दिया। हम अब यह धंधा नहीं चलने देंगे। गरीब माँ बाप हम छात्रों को यहाँ अपना पेट काट कर कर्जा पैसा लेकर पढ़ने भेजता है, लेकिन ये प्रोफेसर लोग क्या करते हैं? पढ़ाते नहीं हैं। कॉलेज आएंगे नहीं, आएंगे तो पढ़ाएंगे नहीं, कोर्स पूरा नहीं होगा। फिर किसका नुकसान होता है? हम छात्रों का, गांव देहात से पढ़ने आए गरीब नौजवानों का। यह गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र है। काहे कि जो सक्षम है, पैसा वाला है, वह तो कोचिंग ट्यूशन कर लेगा, बाकी गरीब क्या करेगा? मरेगा, दूसरों से पिछड़ेगा। अंत में क्या होगा? गरीब गरीब ही रह जाएगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, इस साजिश के खिलाफ हम जंग का ऐलान करते हैं। इस साजिश के खिलाफ हम जंग का ऐलान करते हैं। कोचिंग बंद करो, कॉलेज में पढ़ाई सुनिश्चित करो, शैक्षणिक कैलेंडर प्रकाशित करो। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होंगी, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि रमेश जी का भाषण इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए क्षण भर को रस्मी तालियां नहीं बजीं। लेकिन जैसे ही रमेश जी ने माइक्रोफोन दिवाकर जी की ओर बढ़ाया, तालियां बजने लगी। तालियों के शोर में ही दिवाकर जी ने पूछा, काहे हड़बड़ा गए? काहे हड़बड़ा गए? बड़ी जोर का पखाना लगा है। रमेश जी फुसफुसाए, बुझाता है पेट गड़बड़ा रहा है, आप संभालिए, हम आवास जाते हैं। रमेश जी तेजी से इंजीनियरिंग कॉलेज वाली सड़क की ओर लपके। उनकी हड़बड़ी को कोई समझा, कोई नहीं समझा। इससे पहले कि लोगों का ध्यान बटे, दिवाकर जी ने माइक्रोफोन संभाल लिया। गला साफ करने के लिए खंखार गले में आकर अटका तो पिच से अपनी दाहिनी ओर थूक दिया। इत्मीनान हो जाने पर कि गला साफ हो गया है, वह माइक्रोफोन मुंह से सटाकर भीड़ का जायजा लेने लगे। हाँ, क्षमा कीजिए, कोई बीच में डिस्टरबेंस आ गया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दिवाकर जी बोले। इस प्रतीक्षा और उत्सुकता में लोग चुप्पी साधे हुए थे। अचानक सामने से एक पुलिस जिप्सी सन्नाती हुई आई और घेरे के पास धचके से रुकी। जिप्सी में डीएसपी राजेश चंद्रा था। गोरा चिट्टा, लहीम शहीम, एकदम फिल्मी हीरो जैसा। आंखों पर धूप का चश्मा चढ़ाए वह सड़क पर उतरा तो पहले वहां खड़े इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन ने एड़ियां बजाकर सैल्यूट मारा। डीएसपी चंद्रा ने तस्लीमुद्दीन पूछा, कुछ बात हुई? नहीं सर। कौन है इनका लीडर? सर, वही सामने खड़ा है दिवाकर। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप आइए साथ। सर। डीएसपी चंद्रा बेंचों के बैरियर को पार करता हुआ घेरेबंदी में घुसा। इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन ने छात्रों के बीच से रास्ता बनाना शुरू किया। सिपाही भी उसकी मदद करने में लग गए। डीएसपी चंद्रा को एक्टिविटी जोन में दाखिल होते देख छात्रों की भीड़ से हहराता शोर उठा और एक साथ ढेरों लड़के दिवाकर जी के करीब यूं सिमट आए गोया सुरक्षा घेरा बना रहे हों। एक तरह से लड़कों ने दिवाकर जी को छाप लिया। बावजूद इसके दिवाकर जी को अपना गला सूखता जान पड़ा। बामुश्किल थूक निकलकर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। साथियों, हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा पुलिस प्रशासन से कोई विरोध नहीं है। हम तो बस विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि ट्यूशन कोचिंग का धंधा बंद हो, नहीं तो हम छात्र अपना आंदोलन तेज कर देंगे। दिवाकर जी ने देखा कि डीएसपी चंद्रा भीड़ को चीरते हुए उनके करीब आ खड़ा हुआ है। वह आगे कुछ बोलते कि डीएसपी चंद्रा ने पुलिसिया रौब में उन्हें टोका। दिवाकर जी चंद्रा की बात समझ पाते इससे पहले ही उनके बगल में खड़े जीवकांत ने हवा में हाथ लहराते हुए नारा बुलंद कर दिया,
जो हमसे टकराएगा। छात्रों का समेत सर गूंज उठा, चूर चूर हो जाएगा। यह निहायत अपमानजनक था। डीएसपी चंद्रा के नथुने फूलने लगे। उसे लगा कि छात्रों की यह भीड़ उसका दर्द चूर चूर कर देने की चुनौती दे रही है। उसने कड़वा घूंट पीते हुए स्वयं पर काबू किया। जलती निगाह से जीवकांत को घूरा और सीधे दिवाकर जी से मुखातिब हो गया। अभी तुरंत यह सभा खत्म कीजिए, जाम हटाइए। चंद्रा के बोलते बोलते छात्रों के बीच से हो का शोर उठा और सारा पुलिसिया रुआब तमाशे में तब्दील हो गया। डीएसपी चंद्रा के तन बदन में आग सी लग गई। उसकी नज़र दिवाकर जी से मिली। दिवाकर जी मुस्कुरा रहे थे। डीएसपी चंद्रा के जी में आया कि वह सामने बेशर्मी से मुस्कुरा रहे इस पिद्दी को आगे बढ़कर इस पिद्दी की ऐसी तैसी कर दें, लेकिन अनुभवी इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन ताड़ गया। उसने आगे बढ़कर दिवाकर जी को समझाने की पहल की। अरे भाई मान जाइए, इल्जाम लगाने से क्या मिलेगा, खामखा लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ये इंस्पेक्टर साहब, लोग की परेशानी की इतना चिंता है और हम लोगों को कितना परेशानी है कब बूझे हैं। जीवकांत तैश में तुर्की बतुर्की बोला। कौनो परेशानी इस तरह थोड़े ना खत्म होता है। इल्जाम लगावे से क्या होगा? इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन ने सीधे जीवकांत से ही सवाल किया। जीवकांत के बोलने से पहले ही दिवाकर जी ने बात लपक ली। कुछ हो चाहे न हो, हम इल्जाम न हटाएंगे। दिवाकर जी की बात पूरी होती इससे पहले ही हर्राता शोर उमड़ा। हाँ, जाम न हटेगा। अब तक खुद पर काबू रखे चंद्रा भड़क उठा। ऐसे नहीं मानोगे तो हम आप सबको गिरफ्तार कर लेंगे। जीवकांत भी उसी तैश में चुनौती पर उतर आया। जो मन करे सो करिए, लेकिन बूझ लीजिएगा, ऐसे नहीं बानेगा सब। इस डीएसपी चंद्रा इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन की ओर घूमा। जितना सब नेता बनता है सबको गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन हकलाया। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही को था कि भीड़ में फिर तेज स्वर उठा और आसमान गूंजने लगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पुलिस ज्यादती नहीं चलेगी, पुलिस ज्यादती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐन इस शोर के बीच डीएसपी चंद्रा ने जीवकांत का कॉलर पकड़ा और खींचते हुए उसे एक सिपाही के हवाले कर दिया। डीएसपी की इस कार्रवाई के साथ ही अब तक मूक खड़े सिपाहियों ने छात्रों को दबोचना शुरू कर दिया। पुलिस के हरकत में आते ही भीड़ में भगदड़ मच गई। एक्टिविटी जोन में खड़े कई छात्रों ने जिधर जगह मिली भागना शुरू कर दिया। कुछ सिपाहियों ने सड़क घेरे बेंचों को हटाया और उन्हें अपने बूटों से इधर उधर उछाल दिया, गोया अपना शौर्य दिखा रहे हों। छात्रों का हुजूम कुछ दूर जाकर फिर रुका और हो की आवाज़ें लगाता पुलिस वालों को चिढ़ाने लगा। कुछ उत्साही पुलिस जवान लाठियां भांजते इस हुजूम की ओर दौड़े कि छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस जवान ठिठके फिर पत्थरों से बचने के लिए पीछे खिसकने लगे। छात्रों को लगा पुलिस वाले पीछे हट रहे हैं। कुछ छात्र हाथों में पत्थर लिए पुलिस जवानों की तरफ दौड़े। पुलिस जवान भागने लगे। छात्रों के हुजूम को बल मिला। एक पूरा रेला पुलिस वालों पर दौड़ पड़ा। डीएसपी चंद्रा उग्र होती इस भीड़ को देखकर बौखला उठा। उसने हवाई फायर का आदेश कर दिया। राइफलधारी जवानों ने हवा में गोलियां दागनी शुरू कर दी। आसमान धाएं 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 गूंजने लगा। यह सब कुछ पलक झपकते हुआ आसमान में बारूद की गंध, सड़क पर भगदड़, जिसे जिधर जगह मिली भागने लगा। भागते लोगों को सिपाहियों ने खदेड़ कर पीटना शुरू कर दिया। पीटने वाले छात्र थे यह गारंटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन राहगीर तमाशबीन थे ये पक्का था। सड़क पर इधर उधर चप्पलें जूते नजर आ रहे थे। एक साइकिल वाला साइकिल समेत भागने के चक्कर में सड़क पर गिर पड़ा और एक पुलिस जवान ने उसे ढेर पाकर लाठी से पीटना शुरू कर दिया। चारों ओर युद्ध का नज़ारा था और पुलिस वाले आश्वस्त नहीं थे कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। लिहाजा वे जिधर भी कोई नजर आता उधर आक्रमणकारी की तरह दौड़ पड़ते और उसके हत्थे चढ़ते ही राइफल के कुंदों और बूटों की ठोकरों से वो ठुकाई करते कि उसका एक एक अंग चीख उठता। डीएसपी चंद्रा ने विजयी भाव से चारों ओर नजर दौड़ाई और खेत हो चुके इस रण क्षेत्र से पकड़े गए 1 दर्जन लोगों को जीप और जिप्सी में ठूंस कर थाने ले जाने का हुक्म दंदना दिया। उमा भाई नमस्कार, आपने तो उपन्यास पढ़ा भी है। माता जी प्रणाम। मैंने 1-2 चैप्टर पढ़ा है। मैं एक चैप्टर इसमें से और पढ़ करके ख़त्म करूंगा। छोटा सा वो चैप्टर है और मुझे लग रहा है कि उपन्यास के एक दूसरे पहलू को जानने के लिए उस चैप्टर का सामने आना भी ज़रूरी है, सुना जाना भी ज़रूरी है। तो थोड़ी सी मोहलत और 5-7 मिनट का दें, मैं इस चैप्टर को भी पढ़ता हूँ। नींद के आड़े कई सवाल थे। नींद के आड़े कई सवाल थे।
आगे क्या करने का इरादा है? अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? पॉलिटिक्स का मतलब समझते हो? मंडल कमीशन क्या है कभी सोचा है? छात्र आंदोलन क्या होता है कुछ बूझते हो? खाने की टेबल पर जितने व्यंजन नहीं थे उससे कहीं ज्यादा सवाल थे। जीवकांत सर झुकाए प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद के सवालों को सुनता रहा था। सामने बैठे सुरेंद्र यादव और राजकिशोर ने इशारे से समझा दिया था कि चुप रहना ही बेहतर। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद के बारे में जो ख्याल पहले से ही बना हुआ था उससे भी उसकी हिम्मत पस्त थी। वह जानता था कि प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद मूडी ही नहीं अभद्रता की हद तक मुंहफट भी हैं। बड़ों की उनके सामने घिघी बंधी रहती है, फिर उसकी क्या बिसात। घिघी उसकी भी बंधी हुई थी। एक बार को तो जी में आया था कि वह इस झमेले से छूट भागे, लेकिन यह सोचकर कि प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद जैसे ताकतवर नेता का हाथ पीठ पर रहे तो उसकी हैसियत बढ़ सकती है। रमेश जी दिवाकर जी की नज़रों में भी उसका कद ऊंचा हो जाएगा, इसलिए वह मोह संवरण नहीं कर पाया था। खाने की टेबल पर उस 1-1.5 घंटे के दरमियान प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद मुतवातिर बोलते रहे। उनके इस अंदाज में एक प्रोफेसर की वाक्प्रियता से ज़्यादा सत्ता की ताकत की आत्ममुग्धता सर चढ़कर बोल रही थी। वह बात बात पर यह एहसास करा रहे थे कि सत्ता के सूत्रधार वही हैं, मौजूदा राजनीति के चाणक्य भी वही हैं। हालांकि उनके बोलने का कोई निश्चित क्रम नहीं था, लेकिन यह ज़रूर था कि उनकी बातों से वह कई सच्चाइयों से वाकिफ हो रहा था। एक तरह से वह पहली बार राजनीति की गहवर गंभीरता से रूबरू हो रहा था। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद के स्वर में कोई नाटकीयता नहीं थी, न उतार न चढ़ाव, जो बोलते सपाट। यह सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की लड़ाई है, माने पिछड़ी जातियों की सत्ता में हिस्सेदारी। इतिहास ने हमें यह मौका दिया है, लेकिन इस मौके को इतिहास में बदलने के लिए हमारी ठोस तैयारी जरूरी है। हमें पिछड़ों को आगे लाने के लिए हर जगह कील कांटा दुरुस्त करना होगा। थाना, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरिएट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब जगह अपने लोगों को मजबूत करना होगा। जीवकांत ने सिर उठाकर प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद को देखा। अनायास आंखें टकराईं और इससे पहले कि वह सिर झुका पाता, प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद मुर्गे की टांग खींचते हुए बोले, इसी क्रम में स्टूडेंट्स यूनियन, यूनिवर्सिटी टीचर्स यूनियन और कर्मचारी यूनियन को भी मजबूत करने की जरूरत है। बाप रे बाप, मन ही मन जीवकांत बुदबुदाया। सच पॉलिटिक्स की डगर बहुत कठिन है, एक ही संग कितना कुछ साधना पड़ता है। बात करते करते अचानक प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद की मुद्रा प्रश्नवाचक हो गई। तुम लोग ये जो छात्र एकता मंच आए हो, इसका मतलब क्या है? जीवकांत को लगा कि प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद उससे जवाब चाहते हों, लेकिन नहीं। वह बिना रुके बोलते रहे। एक ठो जेबी संगठन, 4 ठो लफुआ मिलके बना लिया एक संगठन। ऐसे चलता है छात्र संगठन, ऐसे होता है छात्र आंदोलन। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद की आवाज में तुरसी थी। मुर्गे का शोरबा थोड़ा तीखा जरूर था, लेकिन उनकी आवाज मुझसे ज्यादा तिखाई थी। अपनी सरकार है, अपनी सत्ता है, इसका मतलब यह थोड़े हुआ कि जिसको मन आया एक ठो जेबी संगठन बना लिया। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद क्षण भर को रुके। सुरेंद्र यादव और राजकिशोर ने मुंह तक चलाना बंद कर दिया था। उनकी देखा देखी जीवकांत ने भी कौर मुंह में रखे चुप्पी साधे रखी। हम जानते हैं ये सब किसका खुराफात है, हम जानते हैं ये सब किसकी खुराफात है। संतू यादव की शाह पर बना है छात्र एकता मंच। संतू 1 नंबर का क्रिमिनल है, 5 ठो केस चल रहा है उस पर, रंगदारी, अपहरण, मर्डर। कौन कर्म है जो नहीं किया है? प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद ने इस बार जीवकांत, सुरेंद्र और राजकिशोर को एक साथ देखा और फिर सीधे सुरेंद्र का नाम लेकर पूछ बैठे, क्या सुरेंद्र हम गलत कह रहे हैं? सर, बड़ी कठिनाई से सुरेंद्र यादव बोल पाया। देखो इन लोग दोनों को, एमए कर रहा है, सहरसा से पटना पढ़ाई करने आया है। सुरेंद्र का बाप हम ससुरारी के रिश्ते में है। राजकिशोर के चाचा हम लोग के जेपी आंदोलन के साथी हैं। इन लोग के बारे में पता चला तो हम बुलाए और साफ साफ कह दिया कि मन लगा के पढ़ो, जल्दी एक कॉलेज टीचर का वैकेंसी निकलने वाला है, उसमें घुसा देंगे। कॉलेज टीचर। जीवकांत के अंदर लाल, पीले, नीले, हरे रंगों का एक इंद्रधनुष भक्त से उभर आया। उसने सुरेंद्र यादव और राजकिशोर को देखा। इस देखने में बदलाव था। उसने पहली बार उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखा। दोनों विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने बैठे थे। घर का आटा गीला करके पॉलिटिक्स नहीं होता है बाबू। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद का प्रवचन जारी था। होगा तो कब तक? इसी से कहते हैं एमए कर लो तुमरो जुगाड़ हो जाएगा। यह खुला प्रस्ताव था। जीवकांत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
लेकिन वह स्वतः पूरा का पूरा विनम्रता की प्रतिमूर्ति में तब्दील हो गया था। जी में आया कि उठे और प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद के पांव छूकर श्रद्धा निवेदित करे। उठना संभव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद के पांव पर लौट गई थीं। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद उंगलियां चाटते हुए बोले, हम लोग सन 74 के छात्र आंदोलन से आए हैं। आज जितना नेता देख रहे हैं सब उसी आंदोलन से उभरे हैं। छात्र आंदोलन कोई खेल नहीं है, इसी से आगे का रास्ता निकलता है। आगे जाना है तो सही राह पकड़िए, एक एक कदम फूंक कर चलिए। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद भोजन खत्म कर उठे तो उनके साथ ही सुरेंद्र यादव और राजकिशोर भी उठ खड़े हुए। उनकी देखा देखी वह भी उठ गया था। एक दिन चलिए मेरे साथ सीएम आवास, सीएम से परिचय करा देते हैं। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद ने सीधे उसे लक्ष्य करके यह बात कही। उसे लगा पांव कसकर जमीन पर नहीं टिके तो वह उड़ ही पड़ेगा। बड़ी कठिनाई से पांव जमीन पर रोपे, वह दिल की धड़कन को काबू में किए रहा। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, भोजन कैसा रहा? सर, बहुत दिन बाद घर का खाना खाए हैं, बेवल हो आया था। वह घर ही समझिए, जब मन करे आ जाइएगा। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद का यह रूप जीवकांत की कल्पना से परे था। कहाँ अपनी बदजुबानी के लिए कुख्यात प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद और कहाँ उस जैसे अनाम अकिंचन के प्रति उसका यह सद्भाव। अपने आप को रोक नहीं पाया, स्वतः स्फूर्त झुककर प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद के पांव छू लिए। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद ने कंधों से पकड़कर उठाया और आत्मीयता से पीठ थपथपाई। रात ज़्यादा हो गई है, जाइए कल बात करते हैं। उस वक्त उसे यह आदेश नहीं, एक अभिभावक की चिंता जान पड़ी। वह उनके प्रति गहरी श्रद्धा से भर गया। झट से एक बार फिर झुककर प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद के पैर छुए, गोया विदा की इजाज़त ले रहा हो। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद बगैर कुछ बोले अपने शयन की ओर बढ़ गए थे। उस वक्त रात के 11 बजे थे। पान की दुकान पर मोटरसाइकिल रोककर सुरेंद्र यादव ने इसरार किया था, जीवकांत भाई एक ठो पान हो जाए। तन मन उमग रहा था। पान का आमंत्रण सोने पर सुहागा था। मोटरसाइकिल से उतरकर वह पान की गुमटी तक आया और ठहक आवाज में आदेश दे डाला, मगही, तुलसी और 350 लगाओ तो भैया। इस बीच राजकिशोर करीब आकर लगभग सट सा गया। क्या जीवकांत भाई, कैसा रहा? क्या पूछ रहा है राजकिशोर? भोजन, मुलाकात या उन दोनों की कोशिश? छठी इंद्रिय जागी, उसने गोलमाल जवाब दिया। ए राजकिशोर, पॉलिटिक्स पका के खाए का नाम है, अब ये से क्या कहें? राजकिशोर भक्कू सा उसका चेहरा देखता रह गया। वह मन ही मन मुस्कुराया, साला क्या बूझता है एकदम में गोबर गणेश। तभी पान वाले ने पान बढ़ा दिया, भैया लिया जाए। जब तक वह पान मुंह में डालता, सुरेंद्र यादव पूछ बैठा, जीवकांत भाई गोप आवास ही जाइएगा ना? इस विचित्र सवाल पर पहले तो उसने आंखें झपकाते हुए सुरेंद्र को घूरा, फिर यह ख्याल आते ही कि वह आज दिन भर गोप आवास से गायब रहा है, मुंह में पान दबाकर हड़बड़ा गया। हाँ रे, वहीं जाएंगे। साला आज इतना सब बवाल हो गया है कि मत पूछ, सभे हमरा पर खौखियाया होगा। हाँ, आज तो बड़का बवाल हुआ है। राजकिशोर ने दही में सही जोड़ा। सुना है मुसल्लापुर में 2 ठोका जम के ठोकाई हुआ है। गोनूलाज का मामला था, जाने पर पता चलेगा सब डिटेल। पान वाले की ओर मुड़कर उसने फरमाइश की, गीली सुपारी। सुरेंद्र यादव पान वाले को पैसे देने लगा तो उसने झट से बरस दिया, हे सुरेंद्र, हम देते हैं रे। लेकिन सुरेंद्र यादव नहीं माना। मुंह में पान, मन में प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद का स्नेह और दूर तक जगमगाती रोशनी का आलम जादू सा कर गया था। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि वह नहीं रह गया है जो वह था। सुरेंद्र यादव और राजकिशोर से विदा लेने के बाद वह सीधा गोप आवास पहुंचा। मोटरसाइकिल गैलरी में सीढ़ियों के नीचे लगाते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रमेश जी दिवाकर जी से सामना हुआ तो वह क्या सफाई देगा? जो हो देखा जाएगा। सिर को झटका देकर खुद को तैयार किया और सीढ़ियां चढ़ते हुए दबे पांव बरामदे में पहुंचा। क्षण भर को जायजा लिया, कहीं कोई हलचल नहीं। रमेश जी दिवाकर जी कमरों के दरवाजे ताले लटक रहे थे, दूसरे कमरे भी अंदर से बंद थे। इत्मीनान की सांस लेता वह ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। अपने कमरे का ताला खोला, हाथ स्विच की तरफ बढ़ाया ही था कि पता नहीं क्यों लाइट जलाने का साहस नहीं हुआ। दबे पांव पलटा, दरवाजा आहिस्ते से बंद किया और खूंटी से कुर्ता पैजामा उतारकर पैंट शर्ट चेंज करने लगा। नींद ना आनी थी ना आई, नींद के आड़े कई सवाल थे। धन्यवाद, मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। और पता नहीं कैसा हुआ उस उपन्यास के इन हिस्सों को सुनने के बाद आप इस उपन्यास की कथा में प्रवेश पाने के लिए कितना
संभव हो पाया मेरा यह वाचन मुझे नहीं पता। जैसा भी जो भी बन पड़ा ये सब जी खौखियाया। हाँ, ये कोशिश रही है कि जो यहाँ के छात्र हैं और छात्रों की जो बोलचाल की भाषा है, क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ ये पूरा का पूरा इलाका उन छात्रों का ही इलाका है, छात्रों का इलाका है, इसलिए इन छात्रों से मेरा रोज़ का साबका रहा है, उनसे मिलना जुलना, बोलचाल और यहाँ की स्थानीय जो भाषा है वह भी। साथ ही साथ मैं पेशे से पत्रकार हूँ, तो इस तरह से भी उनको जानने समझने देखने का काफ़ी नज़दीक से अवसर मिला। तो अनिल जी नमस्कार, शैलेंद्र जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपने इसे सजीव वर्णन कहा, अच्छा लगा। विजय जी शुक्रिया, मित्र चुंबकीय पाठ बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी प्रणाम, अच्छा लगा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, ये आशीर्वाद है मेरे। रामदेव भाई नमस्कार, धन्यवाद। वंदना जी शुक्रिया। रजनीकांत जी धन्यवाद। सुनील मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे स्कूली दिनों के मेरे साथी हैं, कुमाऊं के हैं। आज यहाँ देख कर उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग जिन दिनों लिखने पढ़ने की शुरुआत कर रहे थे, बहुत एक दूसरे से बहस मुबाहिसा किया करते थे, उन दिनों के साथी हैं हमारे सुनील हरबुला। जय जी, कैसे हो भैया, ठीक हो? रंजना जी क्या हाल है? अगर आपके मन में अनीस आप हैं क्या, अनीस अंकुर, अगर किसी मित्र साथी के मन में कोई सवाल हो तो कर सकता है। मैं चाहूँगा कि अपनी जानकारी भर और अपने जरूर। सुनील थैंक यू, धन्यवाद। गीता जी नमस्कार, शुक्रिया, पाठ पसंद आया, शुक्रिया। कमलेश जी आपने व्यस्त समय में से यह अवकाश निकाला सुनने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस आप प्लीज़, अगर यार आपने तो उपन्यास पढ़ा हुआ है, मन में कोई सवाल हो तो आप करें, अच्छा लगेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वो सवाल पहुंच सके। सुमन जी शुक्रिया। हाँ थैंक यू। डायलॉग से डायलॉग के बीच पात्रों की आवाजाही, बहुत प्रभात, शुक्रिया भाई। अपने छात्र जीवन इस इलाके में गुजारा है, जाहिर है आप बहुत सारी गतिविधियों से और उसकी हलचलों से वाकिफ़ होंगे। कोशिश मैंने की है कि वहाँ का एक लाइव सब कुछ खाका बन सके। और फिर है सवाल है अनीस, शुक्रिया आप प्रश्न पूछें। फ़ाकिर आप हैं या चले गए? फ़ाकिर आप अगर हैं, जय फ़ाकिर, तो अच्छा लगेगा कि अनिल आप भी अगर कोई सवाल आपके मन में हो। अनिल नल्हातू बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत समर्थ कवि, आलोचक। हाँ, फ़ाकिर जय पूछते हैं, सर अशोक राजपथ अशोक जनपथ क्यों नहीं बन पाया, राजनीति जननीति क्यों न बन सकी, सर थोड़ा वाजे करें। शुक्रिया, ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ज़रूरी सवाल है। और ये सवाल मुझे लगता है कि हमारी पूरी जो समाज बनावट है, उस बनावट के बाहों तक जाता है ये सवाल। और फिर इसको जब हम सारा संघर्ष, जो अशोक राजपथ पर जितने संघर्ष हुए हैं, वो जनता के संघर्ष हुए हैं, बदलाव के संघर्ष हुए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि वे सारे संघर्ष अंततः परिवर्तन के संगठन वो नहीं बने, वे जो है सत्ता विमर्श के बन गए, वे सत्ता और शक्ति संतुलन के जो है आंदोलन बन गए। ये एक बड़ी विडंबना रही है। और इसे कह सकते हैं कि ये नहीं बन पाई, तो इसके पीछे छात्र राजनीति में जो नेतृत्वकारी ताकतें हैं उनका बहुत ईमानदार ना हो पाना, बहुत गहरे तक राजनीति के जन नीति तक जो है न उतर पाने का, और हड़बड़ी में सत्ता को हासिल करने का जो एक पूरा वो चलता रहा है, आतुरता रही है, उसका भी बड़ा। दुर्गा जी बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। गिरीश कैसे हैं? गिरीश मेरी समझ से आप तो बड़ौदा में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश। गिरीश भी मेरे कॉलेज के दिनों के साथी हैं, आज इनको भी पा करके बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, एक सवाल अनीस अभी आपका चला गया ऊपर, मैं देखता हूँ वो सवाल क्या है।
सांभवी जी नमस्कार। 90 के दशक छात्र राजनीति और अब में क्या फर्क है? देखिए अनीस, 90 के दशक की छात्र की राजनीति एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय की प्रेरणा से प्रेरित राजनीति रही है। उसके जो आंदोलनकारी नेतृत्वकारी लोग रहे हैं वो सामाजिक न्याय और सामाजिक आंदोलन के कर्ता धर्ता रहे हैं, नेतृत्वकारी रहे हैं। वहाँ एक दिशा थी समाज में जो परिवर्तन की, एक जो वंचित तबका था, जो जिसकी सत्ता में बहुत गहरी बड़ी हिस्सेदारी नहीं थी, उसके लिए जो आंदोलन शुरू हुआ और ख़ास तौर से उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। और उसे इस आंदोलन के ज़रिए जो वो जनता थी जिसकी आवाज़ नहीं थी, वो जनता थी जिसकी जो है हिस्सेदारी नहीं थी समाज में, सत्ता में, राजनीति में, उसके लिए जो ये अवसर की तरह से आया। इस राजनीति का एक बड़ा पक्ष ये है। लेकिन यह उपन्यास उससे आगे जाता है और उसकी उन परिणतियों की तरफ भी जाता है जो बाद के दिनों में दिखता है। जैसे मैंने कहा कि जब कोई भी राजनीति शक्ति संतुलन और पावर पॉलिटिक्स की तरफ चली जाए तो फिर उसके भटकने की जो संभावनाएं होती हैं वो व्यापक होती हैं। और शायद ये उपन्यास उस दिशा में बढ़ता हुआ कुछ ऐसी सवाल उठाता है, ऐसी बात करता है। तो ये उपन्यास में मैंने बहुत सारी इन चीज़ों को समाहित करने की कोशिश की है। और आज की छात्र राजनीति में मुझे एक लग रहा है कि जो सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो कोई वैचारिक प्रतिबद्धता का नेतृत्वकारी जो वो नहीं आ रहा है। आंदोलन नहीं ऐसा आ रहा है जिसकी नेतृत्वकारी शक्तियां जो है बहुत ही प्रतिबद्ध किस्म से कोई एक टारगेटेड और जो व्यापक जन हितों को लेकर के राजनीति कर रही हो, वो बहुत नहीं आ पा रहा है, टुकड़ों में कहीं कहीं किसी तरीके से। तो जो समेकित जो राजनीति होती है, जो वैचारिक प्रतिबद्धता की, उसका अब मुझे लग रहा है कि लगातार अभाव हुआ है। अब कितना मैं सही हूँ नहीं कह सकता, और क्योंकि छात्र राजनीति से हमको बाहर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो उसको सिर्फ एक दर्शक की तरह ही देख रहा हूँ मैं, इसलिए बहुत सटीक ढंग से कुछ कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अनीस, मुझे लग रहा है कि मैं शायद आपकी उत्सुकता का कुछ पूर्ति कर पाया। मित्रों, काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लग रहा है तकरीबन हम लोग 1 घंटे तक बातचीत और इस संवाद को बनाए रख सके। आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, सहयोग किया और यहाँ आए। मेरे उपन्यास अशोक राजपथ के कुछ अंश आपने सुने, वे पसंद आए। एक बात मैं और जो इस उपन्यास के बाबत कहना चाहूँगा कि हिंदी में बहुत कम उपन्यास छात्र राजनीति को लेकर के लिखे गए हैं। शिव प्रसाद सिंह का एक उपन्यास था बहुत पहले, काशीनाथ सिंह का भी एक उपन्यास है, लेकिन कोई मुझे व्यापक तौर पे कोई और उपन्यास एकदम याद नहीं आता है। हो सकता है मेरी सीमाएं पढ़ने की और उस तक पहुंचने की, कि छात्र राजनीति को लेकर के, छात्र आंदोलन को लेकर के और छात्रों की जो बेचैनी है उसको लेकर के कोई उपन्यास लिखा गया हो। तो ये मेरी कोशिश थी। इस कोशिश को कितना कामयाबी मिल पाई, कितना कुछ मिल पाया है, ये तो आप पढ़ करके ही बताएंगे। और मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। हम सभी लोगों को, आप सभी लोगों ने मेरी बात सुनी, काफ़ी देर तक हम लोग जुड़े रहे, तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।